नमस्कार आप सभी को स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने जाना था हेनरी फेयल द्वारा प्रतिपादित 14 सिद्धांत कौन-कौन से हैं। इनमें पहला हमने देखा था कार्य विभाजन का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। आज हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। कार्य का विभाजन सफलता प्राप्त करने के लिए कार्य का विभाजन करने की आवश्यकता होती है। इससे श्रमिकों की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है और साथ ही उद्योग को विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त होते हैं। विशिष्टीकरण से ऐसे यहाँ पे क्या है, जो व्यक्ति जिस कार्य के लिए ज़्यादा सक्षम है उस व्यक्ति को वही कार्य सौंपा जाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हर कार्य को बहुत अच्छी तरह से नहीं कर भी सकता है, लेकिन 100% उसका रिजल्ट आए ये कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम देखते हैं कि सभी प्रकार किसी गोल को अचीव करने के लिए एक कार्य को कई डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और सारे ही डिपार्टमेंट्स के लिए अलग अलग हेड चुने जाते हैं। ये जो हेड होते हैं वो उस डिपार्टमेंट के लिए स्पेशलिस्ट के रूप में काम करते हैं, वो उसके ओनर होते हैं। और ऐसा करने से क्या होता है, उस व्यक्ति की जो स्पेशलिटी है हम उसका पूरा यूटिलाइजेशन, उसका पूरा उपयोग उस संस्था के गोल को अचीव करने के लिए कर पाते हैं। इसके विपरीत यदि हम देख लें, यदि किसी व्यक्ति को किसी कार्य में रुचि ही नहीं है, उसे इंटरेस्ट ही नहीं है और उसे यदि वो कार्य दे दिया जाए तो क्या वो उस कार्य को भली भांति कर पाएगा? नहीं, वो बिल्कुल उस कार्य को अच्छी तरह से नहीं कर पाएगा और उसके अंडर में जो भी कर्मचारी होंगे वो भी उस कार्य को अंजाम तक नहीं पहुंचा पाएंगे और लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए यह आवश्यक है कि कार्य का विभाजन किया जाए और इससे विशिष्टीकरण के जो लाभ प्राप्त होंगे वो लाभ उस ऑर्गेनाइजेशन को प्राप्त हों। अगला है अधिकार तथा उत्तरदायित्व का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जो भी कार्य का विभाजन कर लिया गया उसके लिए हेड चुने गए, सभी डिपार्टमेंट्स के अलग अलग हेड चुने गए। यहाँ पे क्या होता है, एक तरह से अधिकार जो ओनर होता है उस कंपनी का वहाँ से ट्रांसफ़र हो करके जो डिपार्टमेंट्स के हेड होते हैं वहाँ तक चला आता है। अब जो भी डिपार्टमेंट्स है उसका जो भी हेड है उसे ये अधिकार होता है कि वो अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड सभी प्रकार के डिसीजन ले सकता है, अपने कर्मचारियों को ऑर्डर दे सकता है, उनसे काम करा सकता है। तो इस तरह यह जो सिद्धांत है वो कहता है, इसके अनुसार जो फेयोल ये कहना चाहते हैं कि उत्तरदायित्व और सत्ता के बीच जो संबंध है वो बहुत ही गहरा होता है। बिना सत्ता मीन्स हो गया अधिकार, जिसके पास में अधिकार होता है उसके हाथ में ही सत्ता होती है। तो सत्ता के उत्तरदायित्व को निभाना संभव नहीं है जब तक कि उसे सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सारे राइट्स नहीं दे दिया जाए, तब तक उस काम को कर पाना किसी भी व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं। यदि आपको कोई काम सौंप दिया जाए और आपको उससे रिलेटेड सारे राइट्स दिए ही नहीं जाए, आपको डिसीजन लेने का कोई राइट ही ना हो, तो फिर आप उस कार्य को भली भांति नहीं कर पाएंगे। तो यही ये सिद्धांत कहता है। साथ ही कहता है कि एक अधिकारी अपने उत्तरदायित्व की भली प्रकार से निभा सके, इसके लिए उसे सत्ता प्राप्त होना बहुत ही आवश्यकता है। इसे उन्होंने मीन्स जो हमारे फेयोल जी हैं उन्होंने कहा, उन्हें अधिकारों के प्रत्यायोजन का सिद्धांत भी कहा है। यहाँ पे क्योंकि अधिकार जो ओनर है कंपनी का वहाँ से ट्रांसफ़र होकर के जो डिपार्टमेंट्स के हेड हैं वहाँ तक चला आता है। अगला है अनुशासन का सिद्धांत। आप जानते ही होंगे किसी भी प्रकार का कार्य यदि आपको 100% करना है, उसमें रिजल्ट आपको 100% चाहिए, तो ज़रूरी है कि आप उस कार्य को बिल्कुल डिसिप्लिन्ड वे में करें। अगर आप उसे सिस्टमैटिक वे में नहीं करते, उसमें किसी तरह का कोई डिसिप्लिन नहीं रखते, तो फिर आप उस का रिजल्ट 100% अचीव कर सकें ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। बहुत ज़रूरी है कि आप उसे बिल्कुल डिसिप्लिन वे में ही करें। जैसे
किसी ऑर्गेनाइजेशन में ओनर है, उसके अंडर में जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं या अधिकारी वर्ग के लोग काम कर रहे हैं, यदि उनमें डिसिप्लिन ना हो, कोई भी अपने ओनर की बात ना सुने, अपनी मनमर्जी करे, किसी भी तरह का कोई डिसिप्लिन ना हो, तो क्या वो ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव कर सकता है? नहीं, बिल्कुल भी अचीव नहीं कर सकता। आप किसी भी फील्ड में देख लें, जहाँ अनुशासन है, वहीं कोई भी व्यक्ति, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी फर्म, कोई भी बिजनेसमैन, आप किसी को भी देख लें, अनुशासन में रह कर के ही वो अपने एम को, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसा ही फेयोल ने भी कहा है। ये कहते हैं आज्ञा पालन, क्रियान्वयन, शक्ति, व्यवहार तथा आदर का बाहरी सूचक ये अनुशासन होता है, और इसका पालन करना संस्था और यहाँ कार्य करने वाले जितने भी कर्मचारी होते हैं, उनके बीच स्थायी ठहराव मीन्स कॉन्ट्रैक्ट के अनुरूप होता है। इनका कहना है कि अच्छे नेतृत्व, स्पष्ट और सुंदर समझौतों तथा अच्छे दंड के विधान द्वारा अनुशासन को कायम रखा जा सकता है। अनुशासन बनाए रखने के लिए कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक हैं? प्रत्येक स्तर पर अच्छे अधिकारी होने चाहिए, पारस्परिक समझ होनी चाहिए, अनुशासन का पालन न करने पर दंड की भी व्यवस्था होनी चाहिए। फेयोल ने कुशल नेतृत्व पर अपेक्षाकृत अधिक बल दिया है। उनका कहना है कि अनुशासन तभी आ सकता है जबकि नेतृत्व अच्छा हो। जहाँ अच्छा नेतृत्व होता है, वहीं अच्छा अनुशासन भी हमें देखने को मिलता है। इन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि बुरा अनुशासन एक बुराई है जो प्रायः बुरे नेतृत्व से आती है। अगला है आदेश की एकात्मकता का सिद्धांत। आप समझ सकते हैं, यदि आपको कोई काम दे दिया जाए और आपके ऊपर कोई एक हेड ना हो करके एक से अधिक हेड हो, मान लीजिए 2 हेड हों, और वो दोनों ही आपको आदेश दें, एक ही काम के लिए दोनों से आपको आदेश मिले, तो क्या आप असमंजस की स्थिति में नहीं पड़ जाएंगे? किसके आदेश को फॉलो करें, किसके आदेश को फॉलो ना करें? मेरे अनुसार यहाँ एक असमंजस की स्थिति होगी, एक भ्रम की स्थिति होगी, और आप अपने कार्य को अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल यही बात यहाँ भी कही गई है। आदेश की एकात्मकता अर्थात एक कर्मचारी को या फिर एक ग्रुप के सभी कर्मचारी को किसी एक व्यक्ति से ही आदेश दी जानी चाहिए, उन्हें एक व्यक्ति से ही आदेश मिलना चाहिए। यदि कई व्यक्ति हो यहाँ पे आदेश देने वाले, तो यहाँ पे कर्मचारी जो है वो भ्रम में पड़ जाते हैं और अपने कार्य को भली भांति वो नहीं कर पाते हैं। अगला है निर्देश की एकात्मकता का सिद्धांत। यहाँ आदेश और निर्देश दोनों अलग अलग चीजें हैं, आप दोनों को एक नहीं समझेंगे। निर्देश की एकात्मकता, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। फेयोल के अनुसार क्रियाओं के प्रत्येक समूह में अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए गए, अलग अलग ग्रुप हैं यहाँ पे, तो सभी ग्रुप मिलकर के यहाँ के एक लक्ष्य के लिए काम करते हैं, एक उद्देश्य होता है उनका, और उसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सभी मिलकर के काम करते हैं। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है कि यदि एक उद्देश्य है सभी के कार्य करने का, तो उनके लिए योजना भी एक ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सभी की योजनाएं डिफरेंट है, सभी एक योजना के आधार पर काम करने चाहिए। तो यहाँ निर्देश में भी एकता होनी चाहिए, सभी एक प्लान पर काम करने चाहिए। अगला है व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा सामान्य हितों की अधीनता का सिद्धांत। कहीं पे भी आप देख सकते हैं, किसी एक व्यक्ति के हित को ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना दे करके यदि सभी व्यक्ति के हित जिस कार्य में हो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाए, तो ये उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो इसी बात का सपोर्ट यहाँ फेयोल भी करते हैं, कहते हैं कि हमें किसी जो सामान्य हित होते हैं उन्हें व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए, और यदि ऐसा कंडीशन आ जाए कि व्यक्तिगत हित और सामान्य हित दोनों में भिन्नता हो, तो यहाँ पे दोनों के बीच समझौता कराने का प्रयास भी करना चाहिए। फेयोल के अनुसार कर्मचारियों की सुस्ती, काम में धीमापन आदि को
निरीक्षण द्वारा सामान्य हितों के लिए रोका जाना चाहिए। इससे न केवल स्वयं के कार्य की गति धीमी होती है, बल्कि जो अदर जो कर्मचारी होते हैं उनकी क्रियाओं पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। वो भी फिर धीरे धीरे कार्य में धीमापन लेते आते हैं, और इसका फिर बैड इफेक्ट आपको उस ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलता है। इसलिए वे कहते हैं कि सामूहिक हितों की रक्षा के लिए व्यक्तिगत हितों का हमें समर्पण करना चाहिए। अगला है कर्मचारियों का पारिश्रमिक का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल। यहाँ पे फेयोल कहते हैं जो भी कर्मचारियों के द्वारा काम किया जाता है उनके बदले में हमें उन्हें पुरस्कृत करना चाहिए। ये पुरस्कार किसी भी तरह से हो सकता है, पारिश्रमिक के तौर पर मुख्य रूप से यहाँ पे हर जगह देखने को मिलता है। तो ये पारिश्रमिक भी ऐसा होना चाहिए जिससे उन्हें सेटिस्फैक्शन प्राप्त हो, उन्हें भी सेटिस्फैक्शन हो, और साथ ही साथ जो कंपनी है, कंपनी को भी सेटिस्फैक्शन हो। आधुनिक व्यावसायिक एवं औद्योगिक जगत में कर्मचारियों को पारिश्रमिक देने की अनेक प्रेरणात्मक पद्धतियां हैं। व्यवसाय की प्रकृति, कर्मचारियों के गुण तथा विद्यमान परिस्थितियों के अनुकूल कर्मचारियों को पारिश्रमिक देने की ऐसी विधि लागू की जा सकती है जिससे दोनों को ही मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, अधिक से अधिक संतोष प्राप्त हो। फेयोल ने तो अपनी पुस्तक में लिखा भी है कि कर्मचारियों को कार्य करने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए मौद्रिक या अमौद्रिक दोनों प्रकार की ही प्रेरणाएं प्रदान की जानी चाहिए। तो आज हमने इस वीडियो में फेयोल के पहले 7 सिद्धांतों के बारे में विस्तृत चर्चा की। अगले 7 सिद्धांतों के बारे में हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। उम्मीद है आपको ये 7 सिद्धांत समझ में आ गए होंगे। किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम हो या फिर किसी प्रकार की शिकायत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।